तो जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर बात है कि हमारी सरकार, हमारे विशेष करके हमारे हजारीबाग के जिला स्कूल प्रशासन, जिला के प्रशासन के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास अभी कर रहे हैं कि ताकि हमारा 2026 का जो बोर्ड बैच है उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो पाए। तो मैं सभी लोगों को, पूरे सिर्फ हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड या देश के जितने कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, 26 का रिजल्ट बहुत अच्छा करें आप, और मेहनत ज़्यादा करें। तो उम्मीद है कि आप अच्छा से मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम एक आज का टॉपिक्स लेकर के आए हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए और उसमें से कुछ हम मदद कर पाएँ। तो लेटेस्ट स्टार्ट। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है और 90% चांसेज, आज प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि 90% चांसेज है कि इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना है आपके लिए। तो देखिए, इसका नाम है बेज थ्योरम, है ना दोस्तों। बेज थ्योरम क्या है कि इसमें कंडीशन है, थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ना है अच्छे से और उसके बारे में जान करके, क्वेश्चन पढ़ करके और तब समझ के। कैलकुलेशन आसान होता है लेकिन थोड़ा समझना कठिन होता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें, हम लोग साथ हैं। देखिए, ये बेज थ्योरम एक्चुअल में कहता क्या है, आपको मैं समझाऊं। एक कहानी से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसमें चक्रव्यूह की रचना हो जाती है। चक्रव्यूह की रचना होती है और देखिए यहाँ पर 5 पांडव है ना। इसमें से अर्जुन जो है उस समय कहीं दूसरा जगह चला जाता है। अब जो है 4 पांडव बच गए और वहां पर एक जो है सो अभिमन्यु है ना, ये अभिमन्यु है। तो अब चक्रव्यूह की रचना में, चक्रव्यूह के युद्ध में जाएगा और कौन जाएगा? ये 4 पांडव हैं। ये चारों को पता नहीं कि अभिमन्यु को आता है, लेकिन फिर भी वो हाथ खड़ा करता है कि हम जाएंगे। आश्चर्यचकित लोग होते हैं। लेकिन अब क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि चक्रव्यूह के युद्ध में जाएंगे लेकिन ये चक्रव्यूह के युद्ध को जीतेगा? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये अभिमन्यु ही ये काम कर पाएगा? स्पेशल अभिमन्यु ही ये काम कर पाएगा। बस मेरी एक तरीका हम समझा रहे हैं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर हम 3 एग्जाम्पल मान लीजिए आपको समझाने का, कुछ राम है और राम है, लक्ष्मण है और नकुल है। सपोज करिए, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम लक्ष्मण नकुल, या जो भी एग्जाम्पल आप लीजिएगा। तो अब जो है सो सपोज करिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तीनों में से कोई कर सकता है। लेकिन अब बेज थ्योरम कहता है कि प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा, चाहे राम करे, लक्ष्मण करे या नकुल करे, प्रॉब्लम किसी के द्वारा सॉल्व होगा। लेकिन अब जो है प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय राम, इसी के द्वारा ये सॉल्व होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये काम राम ही के द्वारा किया जाएगा? इसकी क्या संभावना है? तो इसी का स्टेटमेंट अगर है तो इसी को कहते हैं, यही स्टेटमेंट में अगर हम लिखेंगे कि अगर मेरे पास n इवेंट्स हैं, देखिए दोस्तों, इसका स्टेटमेंट हम ऐसे दे सकते हैं कि इफ ये जो है E1, E2 इस टाइप से n इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जेस्टिव इवेंट्स है, एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड E भी एनी इवेंट्स, E कोई एनी इवेंट्स है, अकर्स विद सम EI, मतलब या तो E1 कर सकता है, E2 कर सकता है या EN कर सकता है। तो देन प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि EI, मतलब यहाँ I जो है सो पार्टिकुलर पर्सन, मतलब I के जगह 5 रख देंगे या E1 रख देंगे। तो E1 ये घटना तो घटेगी, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E1 ही कर पाएगा, या I के जगह E2 रख देंगे तो E2 ही कर पाएगा। तो देखिए यही फॉर्मूला है कि EI बाय E, तो यहां पर देखिए ये पलट जाता है। बेज थ्योरम कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज होता है ये कि E बाय EI इंटू PEI, और ये सिग्मा I बराबर 1 to n PE बाय EI और PEI। अभी देखिए ये आपको अटपटा टाइप का जरूर लगेगा, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से हम समझाने का कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए क्या होता है।
ये क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ये अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अनदर बैग, यहां दूसरा बैग है, ये अनदर बैग, यहां पर 2 रेड बॉल्स 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब देखिएगा यहां समझने का कोशिश करिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कि मान लीजिए कि एक बॉल है, ये एक बैग है, पहले बैग B1 है और ये बैग B2 है। इसमें दोस्तों 4 रेड बॉल है ना, 4 चलिए रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। चलिए ठीक है, बैग B2 में क्या है, 6 ब्लैक बॉल है, यहां देखिए है ना, और यहां 2 रेड बॉल है। चलिए 2 रेड बॉल है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब क्या कहता है कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब पहले में से हम दोनों में से कोई एक बैग को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बैग को, 2 बैग है मेरे पास, तो 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 50-50 चांसेज होगा। तो इसका मतलब 1/2। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B2 को सिलेक्ट करने का मेरे पास भी 1/2 चांसेज होगा। बात में आ रही है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो ये बैग B1 को और B2 को सिलेक्ट करने का ये तरीका आ गया। अब जाइए, अब क्वेश्चन पढ़िए, 2 बैग सिलेक्टेड एट रैंडम। अब जो बैग सिलेक्ट हुआ उसमें से एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। दोस्तों अब देखिए क्या है कहानी, कि जो बैग पहले सिलेक्ट हुआ उसमें से अ बॉल इज ड्रॉन, यहां से एक बॉल को ड्रॉन करते हैं और विच इज फाउंड टू बी, ये रेड होता है। तो प्रोबेबिलिटी अब यहां से कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसकी क्या संभावना है कि जो बॉल हम अब ड्रॉ कर रहे हैं और वो बॉल को हम देख रहे हैं कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, तो इसकी क्या संभावना है कि ये फर्स्ट बैग से मतलब B1 से ही ये निकला है। मतलब हमको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि द बॉल इज रेड, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो तो बॉल हम देख लिए, लेकिन वो कैसा कलर का है, रेड कलर का। अब इसकी क्या संभावना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब प्रोबेबिलिटी कि बॉल जो निकल रहा है वो फर्स्ट बैग से आ रहा है, मतलब ये B1 से आ रहा है, जबकि हम जान रहे हैं कि बॉल जो हम निकाले हैं वो कैसा है, रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहीं से आपको कहना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी इसका निकालना फर्स्ट बैग से, जबकि जो गिवन है फाउंड, फाउंड मतलब ये पाया गया कि जो बॉल निकला है वो कैसा है, तो रेड है। तो बैग B1 से आने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ये हम जान रहे हैं कि बॉल जो निकला है दैट इज रेड। तो अब बाय बेज थ्योरम यहीं से हम लिखेंगे, यहां बाय बेज थ्योरम, यही जो सिचुएशन है कि प्रोबेबिलिटी रेड आएगा जबकि हम B1 को अगर सेलेक्ट होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और यहां टोटल प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी रेड बाय B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस 2 ठो थैला है, तो रेड अगर बैग B2 सेलेक्ट हुआ है और प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। यही सिग्मा के रूप में अभी जो फॉर्मूला में हम लिखे थे, तो यही जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी का, यहाँ से क्योंकि सैंपल स्पेस टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो सैंपल स्पेस जैसे हम लोग भाग देते थे Ne/Ns, तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी अभी सिग्मा के रूप में जो लिखते थे, सिग्मा मतलब सम जितना कंडीशंस है, यहाँ 2 बैग है तो मैक्सिमम 2 पार्ट तक जाएगा। अब यही चीज को हमको ये करना है, निकालना है। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर B1 प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 तो पता है लेकिन R/B1 नहीं पता है। तो अब इसी को हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी R/B1। देखिए यहीं पर मेन समझना है
यहां क्या समझना है कि अब देखिए कि आर प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल आने का, जबकि ये नीचे वाला पार्ट गिवन रहता है। ये आपको जानकारी है कि यदि हम बैग B1 को सिलेक्ट करते हैं, ये गिवन है, हम अभी क्या जानकारी है मेरे पास कि बैग B1 मेरे पास आ चुका है। अब जब भी बैग B1 आ चुका है तो यहां से रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां से देखिए क्या होगा, बैग B1 से रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां रेड कितना 4 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4, और यहां टोटल बॉल कितने हैं 8, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर यहां तक हो गया। इसी प्रकार से अब क्या है दोस्तों, R/B1 मिल गया, अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2। क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी R/B2। तो अब क्या होगा यहां से, ये हम जान चुके हैं अब इस कंडीशन में कि मेरे पास ये गिवन है कि हम बैग B2 मेरे पास आया है, ये हमारे पास नॉलेज हो गया है कि किससे निकालना है, बैग B2 से। अब जब बैग B2 सेलेक्ट हुआ है तो वहां से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए आप बैग B2 में जब जाएंगे तो यहां पर टोटल 8 है, रेड 6 है, तो फेवरेबल मेरा क्या है 2, जो रेड आ रहा है, तो रेड कितना है 2, और टोटल से यहां पर टोटल बॉल्स कितना है 8, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/4। देखिए यहां से अब यही सब सारा चीज वहां पुटअप कर देंगे। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1, तो ये दिस इज हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, दिस इज आल्सो हाफ, बाय ये तो वही चीज है ऊपर वाला, इनटू हाफ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2, ये 1/4 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, ये क्या है दोस्तों, ये हाफ। तो यहां से देखिए अब इसको आप जैसे कैलकुलेट करिए, हम लोग क्या करते हैं जनरली, देखिए हाफ और यहां से हाफ कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, यहां पर तो ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बच गया यहां 1/2 और प्लस 1/4। इसको आप लिख सकते हो कुछ कैलकुलेशन करके कि कैसे इसको ये कर लेंगे, इसको जोड़ दो 1/2 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 और ये 3, मतलब 3/4 आएगा, है ना। तो यहां से देखिए ये 1/2 ऊपर और नीचे आएगा 3/4, तो ये 1/2 इंटू 4/3 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 2/3। तो देखिए दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये फाइनल आंसर होगा मेरा। तो ये बहुत ही सावधानी से आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और ये बेज थ्योरम अप्लाई करना है। बेज थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसका ये सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन लंबा लंबा इसमें रहता है, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को, और इसी तरह से इसको बनाते जाना है ना। बातें समझ में आ रही है। तो चलिए इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये रफ वर्क था यहां तक, ये क्वेश्चन यहां से यहां है, आपको रफ वर्क करना है, इस टाइप से आपको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि और क्या है कहानी इसका। अब देखिए इसी टाइप से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुतों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कॉलेज पूरा कैंपस है, कॉलेज है, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए किस टाइप से दो आते हैं, कुछ क्वेश्चन के अनुसार इट इज नॉन दैट 60% जो है ये 60% जो है रिसाइड इन हॉस्टल। यहां से देखते जाइएगा, एक एक स्टेप देखते जाइएगा कि आप सॉल्यूशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है दोस्तों 60%। ये इसको हटाएंगे तो हम लिखेंगे 60/100। चलिए, एंड 40% डे स्कॉलर्स, मतलब नॉट रिसाइडिंग इन दी हॉस्टल,
तो अब जो है सो हॉस्टल में जो नहीं रह रहा है, मतलब डे स्कॉलर में है, उसकी संख्या 40% है। ये 40/100 होगा। चलिए, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है कि जो होस्ट, यहां तक जान रहे हैं कि ए ग्रेड आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन यहां लगा हुआ है कि अगर वो हॉस्टल में रह रहा है, अगर हॉस्टल में, ये वाला पार्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आप समझिएगा कि हॉस्टल में रह रहा है तो ए ग्रेड ला रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपका 30% है। दैट मीन्स 30/100। यहां तक क्लियर? ठीक है। एंड आगे पढ़िए, 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड। देखिए यहां तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड आने का कब, जब वो डे स्कॉलर मतलब कहीं हॉस्टल से बाहर रह रहा है, घर में, लॉज में, कहीं भी, इसकी संभावना है 20%। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है हॉस्टल में कुछ लड़के रह रहे हैं, पूरा कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उसमें से 60% हॉस्टेलर हैं, 40% डे स्कॉलर्स हैं। अगर हॉस्टेलर हैं तो ग्रेड ए ला रहे हैं, इसका चांसेस 30% है। अगर डे स्कॉलर है तो ग्रेड ए आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए आने का कब, जब ये डे स्कॉलर्स हैं, इसका 20% चांसेस। आइए अब नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, ये हम जानते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ये एनुअल एग्जाम की बात हो रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज एन ए ग्रेड। अब कॉलेज से एक एट रैंडम हम एक स्टूडेंट को चूज करते हैं और उसका सर्टिफिकेट देखते हैं तो वो ए ग्रेड पाया हुआ रहता है, अटेन ग्रेड ए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये है। अब इसका पार्ट, ये वाला गिवन पार्ट हो गया। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहां देखिए, दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टेलर। अब यहां आइएगा कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टेलर, अगर ये ए ग्रेड लाया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहीं पर आप लिखिएगा बाय बेज थ्योरम, बेज थ्योरम ये, और इतना बराबर हो जाएगा मेरा कि देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ h बाय ए, तो इसी को उलट देना है, a बाय एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नीचे वाला यहां ऊपर आ जाता है h, और जितना है टोटल प्रोबेबिलिटी a बाय एच प्रोबेबिलिटी ऑफ h, और क्या है प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी में हॉस्टेलर भी आएगा, डे स्कॉलर भी आएगा, तो यहाँ हॉस्टेलर वाला लिख दिए, तो अब a बाय डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ d, ये वाला पार्ट। अब आपके पास जितने भी डेटा हैं यहाँ पर आप लिखे हुए हो, इसको करना है क्या है, a बाय एच देखिए यहाँ पर है 30/100। आप कहिएगा इसको आप काट सकते हो, एक एक जीरो को जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 0 कट गया, यहाँ से 0 0, यहाँ से 0 0, ये 0 0, सुविधा हो जाएगी। ए बाय एच अब कितना आ गया, 3/10। देखिए ये 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है, 6/10 दोस्तों, 6/10 डिवाइडेड बाय ए बाय एच 3/10, ये वही वाला रहता है, इंटू 6/10 प्लस ए बाय डी 2/10 है, चलिए 2/10 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है, 4/10 है, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं 4/10 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा नीचे ऊपर, तो थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ 10 10 जा 100 और यहाँ से 10 10 जा 100 और 100 एलसीएम, ये दोनों पार्ट सब कट जाएगा। मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 6 3 जा 18 बाय 18 प्लस 8, यहाँ से अब इसको देखिए 18 बाय, और ये कितना हो गया 16 26,
तो ये कितना से कटेगा, 2 9 जा और ये 30, मतलब 9/13 इसका चांसेज आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस दिखता है, लेकिन एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आराम से सॉल्व होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, बनेगा। चलिए दोस्तों, एक मजेदार क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये बहुतों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चंस ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, बातें समझ में आ रही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आ स्टूडेंट आइदर नोज, या तो वो आंसर जानता है, और गैसेस, है ना। नहीं जानेंगे क्या करेंगे, गैस करके टिक लगाएंगे। चलिए अच्छी बात है, आगे पढ़िए। लेट 3/4 बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब देखिए यहां सॉल्यूशन क्या होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो आंसर जानता है, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ये क्या, नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है दोस्तों ये है 3/4। चलिए, एंड दैट ही 3/4 दैट प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक। एंड इसके बाद 1/4 बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज, अगर उसको वो गैस करके टिक लगाता है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट, अब एज्यूम करना कि द स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब यहां देखिए कहता है कि अगर स्टूडेंट्स जो है सो गैस करके टिक लगाता है तो आंसर जो करेक्ट होगा, आंसर विल बी करेक्ट इफ हु गैसेस द आंसर, है ना। वो जान नहीं रहा है, गैस करके टिक लगाता है, तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 1/4। यहां तक ठीक है। अब कह रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज इट इज करेक्टली। अब देखिए यहां पर क्या कहानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, आंसर वो जानता है, नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, मतलब ये पता है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, अगर वो आंसर को करेक्ट करता है तो वो आंसर जानता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही हमको निकालना है कि ही नोज द आंसर, जबकि गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। ये जान रहे हैं कि आंसर करेक्ट हुआ है, तो इसकी क्या संभावना कि वो आंसर जानता था और उसने टिक लगाया। अब देखिए इसकी जब हम इसका जो सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे कि बाय बेज थ्योरम, क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय बेज थ्योरम। ये बेज थ्योरम से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ k/c इजकल टू, आप इसी को पलट दीजिएगा, c/k इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ c/k इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर नीचे वाला यहाँ आता है k और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ k प्लस, फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ c/g और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ g, ये नीचे वाला, या तो वो जानता है या तो वो गैस करता है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ आपको पता है सब, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ k पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ g पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ c/k यहाँ पर पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ c/k। अब यहीं पर अब कहिएगा, यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर बहुत लड़के फंस जाते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा,
सी बाय के में। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर वो क्वेश्चन का आंसर नॉज मतलब जानता है, अगर वो जानता है तो इसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 100%। यही चीज है। तो सी बाय के यहां आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, इसका आपको लेना है कितना वैल्यू? 1 लेना है। क्योंकि अगर वो आंसर जान रहा है तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा, 100% चांस होगा। तो यही सी बाय के वहां पर नहीं मिल रहा था जो यहां से मिल गया। अब इसी चीज को हमको ध्यान देना। अब बाकी सारा चीज आप यहां से वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए सी बाय के का वैल्यू 1 आ गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 3/4 है, डिवाइडेड बाय फिर वही चीज सी बाय के 1 3/4 प्लस सी बाय जी 1/4 है ना, और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/4 है ना। ये सारा चीज आपको बैठाना है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 और बटा यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप रफ में, ये 3/4 और प्लस ऊपर ये आ जाएगा 1/16। एलसीएम कितना आएगा इसका? 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और यहाँ 1, मतलब 13/16 आ जाएगा ये। तो यहाँ इसको बैठाएंगे हम वैल्यू 13/16। दिस इज इक्वल टू 3/4 और ये पलट जाएगा तो 16/13। अब ये 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12/13। दिस इज द आंसर। यही आंसर होगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी अगर वो जानता है सो दैट ही आंसर इज करेक्ट। करेक्ट करेगा अगर वो जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 12/13 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा आएगा, लेकिन आप एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और सोचते जाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की तो जरूरत है। अगर आप इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़िए और इसको करते जाइए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एक ही दिन अगर ये पूरा सवाल ले लेंगे एक्सरसाइज का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे लेकिन हम गंतव्य की ओर जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। तो नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए और अपना, अपने समाज का, अपना देश का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।